हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नवंबर मंथ का जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, मंथली मैगजीन, उसके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे इस पार्ट में। इससे पहले जनवरी 2026 का और दिसंबर 2025 के 2 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। और चलिए हम लोग आज नवंबर मंथ को कवर करते हैं। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर करवाया गया है, तो ये सारी ही चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, भारत के नए उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि व्यक्ति के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति हैं और कार्यकाल के क्रम में वे भारत के 17वें उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिए। सीपी राधाकृष्णन को भारत का नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। व्यक्ति के रूप में वे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन कार्यकाल के क्रम में वे भारत के 17वें उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति पद का जो शपथ ग्रहण है 12 सितंबर 2025 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के संबंध में सही कथन को आपको चुनना है। मतदान जो है 9 सितंबर 2025 को हुआ। विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी थे और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी थे। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जो हुआ था ये 9 सितंबर 2025 को हुआ था। सीपी राधाकृष्णन के विरुद्ध विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी थे। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था, निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के संबंध में जो है निर्वाचक मंडल के संबंध में आपको सही कथन चुनना है। कुल निर्वाचक मंडल जो है 788 सदस्यों का था। 7 सीटें रिक्त होने के कारण 781 वैध मतदाता थे। 767 सदस्यों ने मतदान किया था। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल निर्वाचक मंडल 788 सदस्यों का था। राज्यसभा की 6 और लोकसभा का जो है 1 सीट रिक्त होने के कारण जो है वैध मतदाताओं की संख्या जो है 781 थी। 767 सदस्यों ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में 15 मत जो है ये अवैध पाया गया। तो इसको जो है थोड़ा सा आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के परिणाम के संबंध में सही कथन को चुनिए। सीपी राधाकृष्णन को 452 मत प्राप्त हुआ। सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुआ। जीत का अंतर 152 मतों का था। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 मत जो है ये प्राप्त हुआ। विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को जो है 300 मत प्राप्त हुआ और इस प्रकार दोनों के बीच का जो अंतर है वो 152 मतों का अंतर रहा। तो 152 मतों की बढ़त से सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। फिर से उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में तटस्थ रहने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में सही कथन को आपको चुनना है। बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति, अकाली दल। तो ये तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि ये सब जो है तटस्थ रह गया था। देखिए 3 राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में तटस्थ रहे। इसमें बीजू जनता दल शामिल था। भारत राष्ट्र समिति ने मतदान नहीं किया, भारत राष्ट्र समिति। अकाली दल ने भी मतदान में भाग नहीं लिया। भारत के इतिहास में केवल 2 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनमें शामिल है और हामिद अंसारी भी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। चलिए उसके बाद देखिए तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 के संबंध में कथन को चुनना है आपको। तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 दिया है कि यह 16वां द्विवार्षिक सम्मेलन था। इसका आयोजन कोलकाता के विजयदुर्ग में हुआ। सम्मेलन 15 से 17 सितंबर 2025 तक चला। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया था। यह अब तक का 16वां द्विवार्षिक सम्मेलन है। 16वां और द्विवार्षिक सम्मेलन था। 2023 में 15वां सम्मेलन भोपाल में आयोजित करवाया गया था, जबकि 2025 में 16वां सम्मेलन का आयोजन हुआ जो कि कोलकाता स्थित विजयदुर्ग में किया गया। विजयदुर्ग का जो पुराना नाम है ये फोर्ट विलियम था। सम्मेलन की अवधि 15 से 17 सितंबर 2025 रही और इस बार जो सम्मेलन हुआ इसका थीम क्या था? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर।
ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि INS अरावली, INS अरावली के संदर्भ में आपको कथन पर चर्चा करना है, विचार करना है। यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित नौ सैनिक अड्डा यानी कि इनलैंड नेवल बेस है। दूसरा, इसका नाम अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया। तीसरा, इसका कमीशनिंग जो है 12 सितंबर 2025 को हुआ। तो सारा ही स्टेटमेंट जिसका करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि INS अरावली हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित एक नौ सैनिक अड्डा यानी कि इनलैंड नेवल बेस है, जो भारतीय नौसेना के नौसेना सूचना एवं संचार केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो भारतीय नौसेना का जो सूचना और संचार केंद्र के रूप में ये कार्य करने वाला बेस है एक तरह से। इसका नाम अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया। 12 सितंबर 2025 को नौसेना अध्यक्ष द्वारा इसका कमीशनिंग किया गया। इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुमार को नियुक्त किया गया। तो इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि NIRF 2025 की ओवरऑल श्रेणी के संबंध में आपको कथन पर विचार करना है। देखिए दिया है कि NIRF रैंकिंग में प्रथम स्थान IIT मद्रास को मिला, द्वितीय स्थान IISc बेंगलुरु को मिला, 8वां, 9वां और 10वें स्थान पर क्रमशः एम्स, JNU और BHU रहा। तो इसका जो है उपर्युक्त तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि NIRF रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट है 4 सितंबर 2025 को जारी किया गया। यह रैंकिंग 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट 10वीं रिपोर्ट थी NIRF की, और इस रैंकिंग में कुल 17 विभिन्न श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें NIRF 2025 की ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास जो है इसको प्रथम स्थान मिला, यानी कि ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास फर्स्ट रैंक पे आया। IISc बेंगलुरु जो है इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 8वें स्थान पर एम्स नई दिल्ली रहा, 9वें स्थान पर JNU नई दिल्ली और 10वें स्थान पर BHU वाराणसी का स्थान रहा। तो 8वें पर एम्स, 9वें पर JNU और 10वें पर BHU रहा। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। NIRF 2025 की विश्वविद्यालय श्रेणी के संबंध में आपको कथन पर विचार करना है। वो ओवरऑल श्रेणी था। अब जो यूनिवर्सिटी कैटेगरी है विश्वविद्यालय श्रेणी, उसमें प्रथम स्थान IISc बेंगलुरु को मिला, द्वितीय स्थान JNU को मिला, तृतीय स्थान मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी को मिला। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा, JNU जो है ये दूसरे स्थान पर रहा और मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि QS मैनेजमेंट रैंकिंग में भारत के टॉप 100 संस्थानों के संबंध में आपको विचार करना है। कौन सा रैंकिंग? QS मैनेजमेंट रैंकिंग। देखिए इसमें IIM बेंगलुरु को 52वां स्थान प्राप्त हुआ, IIM अहमदाबाद को 58वां स्थान प्राप्त हुआ, IIM कोलकाता को 64वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए दिया है कि QS मैनेजमेंट रैंकिंग 2026 में कुल 359 वैश्विक संस्थानों को शामिल किया गया। भारत का जो 14 संस्थानों को जो है इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 3 संस्थान टॉप 100 में जगह बनाई, जिसमें IIM बेंगलुरु जो है उसको वैश्विक स्तर पर 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है IIM अहमदाबाद को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है और IIM कोलकाता को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिए, IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता 52, 58, 64। 52 में 6 जोड़े तो 58, 58 में 6 जोड़े 64। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। QS मैनेजमेंट रैंकिंग में वैश्विक शीर्ष संस्थानों के संबंध में सही कथन चुनिए। वही जो रैंकिंग है उसका अब वर्ल्ड वाइड हम लोग रैंक देखते हैं कि प्रथम स्थान पर जो है वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को मिला, यानी कि वॉर्टन स्कूल जो है ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो इसको प्रथम स्थान मिला। द्वितीय स्थान जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल USA को प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान जो है MIT USA को मिला, यानी कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है उसको। तो चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में देखिए वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है USA को उसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और MIT USA जो है मैसाचुसेट्स वाला उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए भारतीय वायुसेना के लिए तेजस MK-1A विमान सौदे के संबंध में सही कथन को चुनना है। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 97 तेजस MK-1A विमानों की आपूर्ति हेतु समझौता हुआ है।
समझौता रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच हुआ है, यानी कि तेजस 97 के लिए समझौता हुआ, और ये समझौता रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच हुआ है। और कुल राशि जो है 62,370 जो है इतना करोड़ रुपए है, 62,370 करोड़ रुपए। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया कि रक्षा मंत्रालय ने 97 तेजस MK-1 विमानों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। यह समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ किया गया। इस सौदे की कुल राशि जो है 62,370 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है समुद्र प्रदक्षिणा अभियान के संबंध में सही कथन को चुनिए। क्या है समुद्र प्रदक्षिणा अभियान? यह अभियान तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारियों के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 11 सितंबर 2025 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से हुआ। इस अभियान में INS त्रिवेणी पोत का उपयोग किया गया है। तो देखिए इसका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि समुद्र प्रदक्षिणा अभियान तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारियों द्वारा प्रारंभ किया गया। इस अभियान का शुभारंभ जो है 11 सितंबर 2025 को जो है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से किया गया। इस अभियान में ISAV त्रिवेणी पोत, यहाँ पर INS नहीं, यही ISAV ही ये होगा, तो ISAV त्रिवेणी पोत का उपयोग किया गया था इसमें। तो त्रिवेणी पोत जो है इसको आप याद रखिए। चलिए अभियान के अंतर्गत जो है विश्व के प्रमुख बंदरगाहों की समुद्री यात्रा की जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत, बल्कि अब तो हो चुका है, इस अभियान के अंतर्गत कुल 26,000 समुद्री मील जो है उसकी यात्रा की जाएगी, जिसके तहत निम्न बंदरगाह पर रुका जाएगा। फ्रीमेंटल पोर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और लिटिलटन पोर्ट न्यूजीलैंड में है। लिटिलटन पोर्ट न्यूजीलैंड में है। पोर्ट स्टैनली जो है ये कनाडा में है, और केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो ठीक है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर जो है ना पर्थ नाम का जगह है, तो यहीं पर इसके नीचे जो है फ्रीमेंटल पोर्ट है। फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में लिटिलटन पोर्ट जो है उस वहाँ रुका जाएगा। पोर्ट स्टैनली ये कनाडा में है, और केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, तो वहाँ पे इसको रोकना है, वहाँ पर रुकना है। यह अभियान लगभग 9 महीनों में पूर्ण किया जाएगा। चलिए ज्ञान भारतम मिशन के संबंध में सही कथन को चुनना है। इसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करना है। दूसरा है कि इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई। इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करना है। ज्ञान भारतम मिशन, इसको याद रख लीजिए। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण करना। इस मिशन की घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 11 से 13 सितंबर 2025 तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 15 नंबर में बोल रहा है कि MiG-21 लड़ाकू विमान के संदर्भ में जो है आपको सही कथन चुनना है। MiG-21 तो दिया है कि इसे भारतीय वायुसेना में 1963 ईस्वी में शामिल किया गया था। MiG-21 को, यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। इसे 26 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में कि MiG-21 को भारतीय वायुसेना में 1963 ईस्वी में शामिल किया गया। यह भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। 26 सितंबर 2025 को इसे आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। MiG-21 की विदाई समारोह चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ में इसको आयोजित किया गया विदाई समारोह। MiG-21 का स्थान जो है तेजस MK-1A विमान ले लिया है। तो तेजस MK-1A ये विमान लिया है MiG-21 की जगह पे। अब देखिए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण के संदर्भ में आपको कुछ कथन पर विचार करना है। ये जो परीक्षण है ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया। दूसरा परीक्षण जो है 24 सितंबर 2025 को हुआ। यह रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण जो है रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया है। यह परीक्षण 24 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ। परीक्षण स्थल जो है ओडिशा के चांदीपुर रेंज का था, ओडिशा के चांदीपुर रेंज में था। चलिए उसके बाद देखिए तिलु रौतेली पुरस्कार के संबंध में सही कथन को चुनना है। ये नाम है तिलु रौतेली पुरस्कार का नाम है। यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 में 13 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया। यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है।
तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 2006 में उत्तराखंड सरकार ने वीरबाला तिलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, वीरबाला तिलू रौतेली पुरस्कार। यह महिलाओं और लड़कियों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तिलू रौतेली पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025 में 13 महिलाओं को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण और विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के संबंध में आपको विचार करना है। यह हरियाणा सरकार की योजना है। पात्र महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय जो है 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है कि दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये का जो है प्रति माह मदद दिया जाएगा और पात्रता के लिए पारिवारिक वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए से निश्चित रूप से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संदर्भ में जो है सही कथन चुनना है। बिहार में क्या शुरू किया गया? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो देखिए इसकी घोषणा जो है 29 अगस्त 2025 को किया गया। इसका शुभारंभ 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और पहली किस्त के रूप में 100 रुपये सहायता राशि नहीं, यहाँ पर जो है 10,000 होना चाहिए, इसको 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दिया है, इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 29 अगस्त 2025 को की गई थी। 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार प्रारंभ करने के लिए जो है पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की जो है सहायता राशि दी जाएगी। 6 महीने बाद मूल्यांकन किया जाएगा और 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में आपको विचार करना है। पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। यह नियुक्ति वर्ष 2025 में हुई है, पटना उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो बिल्कुल सारा ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है तो अभी इसको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। देखिए पवन कुमार भीमप्पा बजंत्री को पटना उच्च न्यायालय का जो है नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, लेकिन अब जो है ये अपडेट हो चुका है। ये आज मैं आपको 3 जनवरी 2026 है, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये कल रात तक यानी कि 2 जनवरी 2026 तक का ये अपडेट है, जिसको मैं अपडेट किया हूँ कि देश की न्यायपालिका में बड़े बदलाव के तहत सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को हुई अपनी अहम बैठक में कई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुशंसा की है। इस बैठक में उड़ीसा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे जस्टिस संगम कुमार साहू, जो कि उड़ीसा हाईकोर्ट के थे। इनको जो है पटना हाईकोर्ट का नया और 47वां मुख्य न्यायाधीश जो है बना दिया गया है। तो अभी यानी कि 3 जनवरी 2026 तक का अपडेट यही है कि जस्टिस संगम कुमार साहू जो है पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए यहाँ पर दिया है कि नेपाल में जैन जी आंदोलन के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो दिया है कि जैन जी में 1997 से 2011 के बीच जन्म लेने वाले युवाओं को शामिल किया जाता है। 1997 से लेकर 2012 के बीच नेपाल सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया था और 8 से 9 सितंबर 2025 को व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जैन जी जो है उसमें बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 2000 ईस्वी या उसके बाद के जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। 1997 से ही ये शुरुआत है और 2012 तक ही है, यानी कि यहाँ तक के समय का जो भी जन्म लेने वाला बच्चा है तो वो अभी लगभग जो है 13 से लेकर 28 साल के बीच उसका एज है, यानी कि बिल्कुल युवा है और वो सरकार और व्यवस्था को परिवर्तित करने का मादा रखता है। तो इसलिए इन लोगों को जैन जी बोला गया। तो जैन जी 1997 से 2020 के बीच जन्म लेने वाले युवा को शामिल किया जाता है इसमें। 2025 में इनकी आयु जो है 13 साल से लेकर 28 साल तक के बीच थी। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार द्वारा जो है 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के विरोध में 8 से 9 सितंबर 2025 को नेपाल में व्यापक जन आंदोलन हुआ। तो ये 8-9 सितंबर 2025 ये डेट तो आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, यानी कि सितंबर महीने में 8 और 9 सितंबर के बीच की बात है। देखिए यहाँ पर दिया है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के संबंध में जो है कथन चुनिए। केपी शर्मा ओली 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिए।
सुशीला कार्की जो है ये 12 सितंबर 2025 को अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है केपी शर्मा ओली 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। 9 सितंबर 2025 को याद रखिए। 12 सितंबर 2025 को जो है सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण शीतल निवास यानी कि जो नेपाल का जो राष्ट्रपति भवन है उसको शीतल निवास बोला जाता है। तो नेपाल के राष्ट्रपति भवन यानी कि शीतल निवास में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। और सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के संदर्भ में जो है आपको कुछ कथन पर विचार करना है। देखिए 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। यह 8-9 सितंबर के आंदोलन में मारे गए युवाओं की स्मृति में है। यह निर्णय अंतरिम प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। 17 सितंबर को नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। 8-9 सितंबर 2025 के आंदोलन में मारे गए युवाओं की स्मृति में ऐसा किया गया। यह निर्णय अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के द्वारा लिया गया। नेक्स्ट देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम हैं, यानी कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम है। दूसरा, भारत ने 80 मिलियन डॉलर जो है इसकी विशेष पैकेज देने की घोषणा की और भारत ने 440 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देने की भी घोषणा किया। तो इसका जो है सारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम। नवीन चंद्र राम गुलाम जो है भारत की यात्रा पर आए। भारत द्वारा जो है 680 मिलियन डॉलर का विशेष सहायता पैकेज दिया गया और यहाँ पर 80 है। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत था। यहाँ पर डी नहीं बल्कि ए और सी स्टेटमेंट सही है और बी स्टेटमेंट इसका गलत था। तो यहाँ पर 680 मिलियन का जो है विशेष पैकेज देने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त 440 मिलियन डॉलर जो है इसका लाइन ऑफ क्रेडिट देने की भी घोषणा की गई। अब देखिए फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के रुख के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के द्वारा पेश किया गया। प्रस्ताव 140-10 के बहुमत से पारित हुआ। तो इसका तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत ने फ़लस्तीन मुद्दे पर 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के द्वारा लाया गया था और 142 देशों ने समर्थन किया और 10 देशों ने इसका विरोध किया। 12 देश ऐसे थे जो अनुपस्थित रहे। तो 142 देश समर्थन किया, 10 विरोध किया और 12 देश जो है अनुपस्थित रहा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। परसिवरेंस या परजेवरेंस रोवर जो है इसके संबंध में आपको कथन पर विचार करना है। परजेवरेंस रोवर नासा द्वारा 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य मंगल पर जीवन की खोज करना है। यह मंगल के जेजेरो क्रेटर में उतरा था। तो सारा ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि परसिवरेंस या परजेवरेंस रोवर जो है ये नासा के द्वारा 2020 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है परजेवरेंस का? ये जो है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना इसका मकसद है और मंगल ग्रह का जो जेजेरो क्रेटर है वहाँ पर ये उतरा था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री परिवर्तन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए कि प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न सिनावात्रा को अदालत के द्वारा हटा दिया गया है। अच्छा, फुमथाम वेचायाचाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। वर्तमान प्रधानमंत्री चार्न बिराकुल हैं। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए थाईलैंड की अदालत ने प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न सिनावात्रा को पद से हटा दिया। ध्यान रखिएगा कि पेंटोगटार्न आपको याद रखना है क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री इस फैमिली के थे उन सब का नाम में सिनावात्रा ही जुड़ा हुआ है। तो सिनावात्रा कोडवर्ड से आपको याद नहीं रहेगा, पेंटोगटार्न आपको याद रखना होगा। तो पेंटोगटार्न सिनावात्रा को पद से हटा दिया गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोगटार्न सिनावात्रा को कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के दोषी मानते हुए पद से हटा दिया गया। दरअसल पड़ोसी मुल्क कंबोडिया के साथ जब सीमा विवाद को लेकर तनाव चरम पर था उस टाइम जो है पेंटोगटार्न सिनावात्रा जो है थाईलैंड की प्रधानमंत्री उनके द्वारा कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन से फ़ोन पर बातचीत हुई और ये बातचीत फिर बाद में लीक हुई। तो उस बातचीत में वो उनको अंकल कहकर बुला रही थी और उनके अनुरोधों पर विचार करने के लिए भी बोली थी।
साथ ही अपने ही देश के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की आलोचना भी कर रही थी। तो इसी के बाद जो है इसके बाद फोमथाम तो इन पर इनको जो है फाइनली कोर्ट के द्वारा जो है हटा दिया गया और फोमथाम वेचायाचाई क्या है फोमथाम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री चार्न विराकुल हैं, जो कि अभी तक का जो है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 जनवरी 2026, तो उस समय तक का ये लेटेस्ट अपडेट है। अब देखिए वर्ष 2025 के टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के संदर्भ में जो है आपको विचार करना है पुरुष एकल के लिए। देखिए पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में यानिक सिनर जो है ये विजेता बने, फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज विजेता बने और विंबलडन में यानिक सिनर ही विजेता बने। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता यानिक सिनर बने, जो कि इटली के थे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है पुरुष विजेता कौन? यानिक सिनर, जो कि इटली के थे। अब देखिए फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन बने? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के थे। विंबलडन जो है विंबलडन 2025 इसके पुरुष एकल के विजेता यानिक सिनर ही बने, इटली के। और यूएस ओपन 2025 जो है इसमें पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज बने, जो कि स्पेन के थे। इसी तरह से अब महिला से संबंधित हम लोग देखते हैं। वर्ष 2025 के टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है महिला एकल के संबंध में विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेडिसन कीज बनी, मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन की विजेता कोको गफ और विंबलडन जो है इगा स्विएटेक। तो देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की जो महिला एकल है इसकी विजेता मेडिसन कीज जो है ये बनी है, जो कि अमेरिका की है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल की विजेता कोको गॉफ बनी है, जो कि अमेरिका की ही है। और विंबलडन 2025 जो है इसमें महिला एकल विजेता इगा स्विएटेक बनी है, जो कि पोलैंड की है। तो इस तरह से हम लोग देखिए। और एक बच गया यूएस ओपन 2025, इसमें महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका थी, जो कि बेलारूस की थी। तो इसको आप याद रख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेडिसन कीज अमेरिका, फ्रेंच ओपन कोको गॉफ अमेरिका, विंबलडन जो है इगा स्विएटेक पोलैंड और यूएस ओपन आर्यना सबालेंका बेलारूस। नेक्स्ट देखिए 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में आपको सही कथन पर विचार करना है। 2025-26 की पहली तिमाही के बारे में बात हो रही है कि पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 2.8% रही और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर 9.3% रही। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 7.8% रही, जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर जो है ये दर्ज किया गया। तो इसको याद रख लीजिए कि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में जो है नकारात्मक या नेगेटिव ग्रोथ रेट को दर्ज किया गया। साथ ही प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितना था? 2.8%, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 7% और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर जो है 9.3%। यानी कि 279 कम से कम जो है इसका पूर्णांक तो आपको जरूर याद रखना चाहिए 279। चलिए उसके बाद देखिए NSSO के द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर के संबंध में विचार कीजिए। 2024-25 के लिए वृद्धि दर 6.5% आंकी गई है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया और खनन क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग -3% रही। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ठीक है NSSO देखिए यहाँ पर दिया है कि NSSO ने 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% आंकी है। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया। इस क्षेत्र में लगभग -3% की वृद्धि दर देखी गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। मॉर्गन स्टैनली एवं फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत की विकास दर के संबंध में सही कथन चुनिए। दिया है मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2025-26 में विकास दर 6.7% होगी। फिच रेटिंग्स के अनुसार 2025-26 में विकास दर 6.9% होगी और दोनों एजेंसियों ने विकास दर घटाई है। तो इसका जवाब केवल ए और बी होगा, सी नहीं होगा। दोनों के द्वारा घटाया नहीं गया है बल्कि बढ़ाया गया है। देखिए मॉर्गन स्टैनली जो है 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.7% आंकी गई। फिच रेटिंग्स ने 2025-26 के लिए भारत की विकास दर जो है 6.9% आंकी है। नेक्स्ट देखिए विक्रम 3201 चिप, ये एक चिप का नाम है विक्रम 3201, विक्रम 3201। यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप है। इसका निर्माण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा किया गया। यह 32 बिट आधारित चिप है। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि विक्रम 3201 है, ठीक है, विक्रम 3201
विक्रम 3201 भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप है। इसका निर्माण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा किया गया। यह 32 बिट आधारित चिप है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कथन को चुनना है। इसका आयोजन 2 से 4 सितंबर 2025 को हुआ। आयोजन स्थल यशोभूमि नई दिल्ली थी। इस बार का थीम क्या था? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। तो इसका सारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025। तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है 2 से 4 सितंबर 2025 को किया गया। आयोजन स्थल कहाँ था? यशोभूमि नई दिल्ली। और सम्मेलन का थीम क्या था? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देखिए, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन के संबंध में आपको सही कथन पर विचार करना है। इससे मिजोरम को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। इसकी लंबाई 51.38 किलोमीटर यानी कि 51.32 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 13 सितंबर 2025 को किया गया। तो देखिए इसका सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया है कि बैराबी सहरांग रेलवे लाइन जो है मिजोरम को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। तो बैराबी सहरांग रेलवे लाइन के द्वारा जो है मिजोरम राज्य को देश के बाकी नेटवर्क से, रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 51 किलोमीटर है यानी 51.38 किलोमीटर। उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया 13 सितंबर 2025 को। अगला देखिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में सही कथन चुनिए। योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई। कौन सा योजना? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दी गई। पहली किस्त की जो ऋण है इसको बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को किया गया। पहले इसकी अवधि 31 दिसंबर 2024 तक निर्धारित की गई थी। वर्तमान समय में इसकी अवधि को जो है बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया। पहली किस्त की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। दूसरी किस्त की राशि जो है 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। और तीसरी किस्त की राशि जो है पूर्ववत ही बनी रही है 50,000 रुपये। यानी पहला किस्त जो है 15,000 अब, और दूसरा किस्त 25,000 और तीसरा किस्त 50,000। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37। पीएम मित्र पार्क के संबंध में सही कथन को चुनिए। भारत में कुल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के धार में पहला पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। पीएम मित्र पार्क का जो फुल फॉर्म है ये है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत भारत में कुल 7 पार्क को जो है स्थापित किया जाएगा। पहला पीएम मित्र पार्क जो है मध्य प्रदेश का जो धार है जिला, वहाँ स्थापित किया गया। पीएम मित्र पार्क का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो यहाँ पर टेक्सटाइल जो है ना ये आपके लिए की पॉइंट है, यानी कि पीएम मित्र पार्क में जो टी है उसका मतलब टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र है। बिहार में किसी भी स्थान पर पीएम मित्र पार्क स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि 7 में बिहार का कोई भी जगह नहीं है शामिल। नेक्स्ट देखिए एनएसएसटीए के संबंध में आपको विचार करना है। इसका पूर्ण नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। यह सांख्यिकी प्रशिक्षण से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एनएसएसटीए का पूर्ण नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी। इसे ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करता है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली से संबंधित जो है ये प्रशिक्षण देगा। नेक्स्ट आ जाइए, उर्जित पटेल के संबंध में आपको विचार करना है कि वे 2016 से 2018 के बीच जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 2025 से 2028 के बीच रहेगा। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि उर्जित पटेल जो है 2016 से 2018 तक जो है आरबीआई के ये गवर्नर रहे थे। इन्हीं के समय भारत में 500 रुपये का जो नोट है और 1,000 रुपये का नोट है उसको बंद किया गया, यानी नोटबंदी, जिसको विमुद्रीकरण हम लोग बोलते हैं। तो विमुद्रीकरण जिसे मीडिया में छोटे रूप में नोटबंदी के रूप में कहा जाता है, ये घोषणा 8 नवंबर
2016 को इन्हीं के समय हुआ था, रात के 8 बजे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन के द्वारा किया गया था। उन्हें आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आईएमएफ में अब भारत का कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? 2025 से 2028 तक निर्धारित किया गया। वे आईएमएफ में भारत के साथ साथ बांग्लादेश, आईएमएफ में जो है भारत का तो प्रतिनिधित्व वो करेंगे ही, साथ ही साथ बांग्लादेश का भी, भूटान का भी और श्रीलंका का भी, इन तीनों का भी प्रतिनिधित्व ये करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन के संबंध में विचार कीजिए। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद किए गए। यह 8 नवंबर 2016 को फैसला लिया गया और उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। तो बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल ये परफेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 500 और 1000 रुपये के नोट की जो नोटबंदी हुई थी, ये 8 नवंबर 2016 को ये फैसला लागू किया गया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार कीजिए। कुल 45 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया। बिहार से 3 शिक्षक जो है इनको सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षक किशनगंज, सुपौल और नालंदा से हैं। तो इसका जो है सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 45 शिक्षकों को जो है इसमें सम्मानित किया गया, लेकिन बिहार से टोटल 3 शिक्षक थे बिहार से। ठीक है, तो किशनगंज से कुमारी निधि, किशनगंज जो है वहाँ से कुमारी निधि, सुपौल से दिलीप कुमार और नालंदा से प्रमोद कुमार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किशनगंज इस जगह पे है, तो किशनगंज से ये वाला निधि कुमारी निधि किशनगंज से। सुपौल यहाँ पर है, तो सुपौल से दिलीप कुमार, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और नालंदा जो है इस जगह पे है, तो नालंदा आपको 3 नंबर में प्रमोद कुमार। तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में कथन को चुनिए। इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुई थी। पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। वर्ष 2023 का पुरस्कार मोहनलाल विश्वनाथन नायर को प्रदान किया गया। तो स्टेटमेंट तीनों ही इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया। वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2025 में कन्नड़ अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन नायर को प्रदान किया गया। यानी कि 2023 का ही ये पुरस्कार 2023 के लिए है, लेकिन ये प्रदान किया गया 2025 में। तो 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसको मिला? तो अभिनेता है मोहनलाल विश्वनाथन नायर को, जो कि 2023 के लिए प्रदान किया गया। अब देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है कि यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वर्ष 2025 में भारत का जो एक संस्था है एजुकेट गर्ल्स, तो एजुकेट गर्ल्स को यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार पहली बार 1958 ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वर्ष 2025 में भारत के एजुकेट गर्ल्स को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तब पहली बार 1958 ईस्वी में प्रदान किया गया। पहले भारतीय पुरस्कार विजेता विनोबा भावे थे, यानी कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को जो मिला था तो वो विनोबा भावे थे, फर्स्ट भारतीय 1958 ईस्वी में। देखिए तो एजुकेट गर्ल्स जो है भारत से जो है तो ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ये कार्य करता है। तो पहला हो गया एजुकेट गर्ल्स, जो कि भारत की संस्था है। दूसरा व्यक्ति है इसमें शाहिना अली, जो मालदीव की है। तो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जो है इनको ये पुरस्कार मिला। और तीसरे व्यक्ति हैं फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, फिलीपींस के हैं ये, फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। तो ये फिलीपींस के हैं। ये गरीबों और उत्पीड़ितों के लिए मानवाधिकारों और गरिमा के लिए काम करने हेतु इनको दिया गया ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, टाइम पत्रिका जो है किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के संबंध में विचार कीजिए। यह पुरस्कार टाइम पत्रिका द्वारा दिया जाता है, यानी किड ऑफ द ईयर जो है ये टाइम पत्रिका के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2025 में यह पुरस्कार तेजस्वी मनोज को दिया गया। तेजस्वी मनोज भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, तो यानी अमेरिकी ये बालक होंगे। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। देखिए
किड ऑफ द ईयर पुरस्कार टाइम पत्रिका के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2025 में यह पुरस्कार तेजस्वी मनोज को जो है दिया गया है। तेजस्वी मनोज भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाते हैं कि 98वां ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के संबंध में सही कथन को चुनिए। जो ऑस्कर पुरस्कार 98वां है, फिल्म का नाम है होम बाउंड। फिल्म के निर्देशक नीरज धेवन है। यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 98वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म जो है होम बाउंड है। इस फिल्म के निर्देशक नीरज धेवन जो है वो थे, यानी कि इसका निर्देशन नीरज धेवन के द्वारा किया गया। तो ठीक है। अब देखिए मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 के संबंध में सही कथन चुनिए। यह खिताब रुसु सिंधी को दिया गया। रुसु सिंधी नागपुर की निवासी हैं। रुसु सिंधी की आयु 25 वर्ष है। तो इसका जो है सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का जो खिताब है ये रुसु सिंधी को प्रदान किया गया। वे नागपुर की हैं और आयु इनकी 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। तो ये COP30 सम्मेलन के संबंध में आपको विचार करना है। COP30 इसका आयोजन जो है 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच किया गया। इसका आयोजन ब्राज़ील के बेलेम शहर में किया गया। और COP29 सम्मेलन का आयोजन 2024 में बाकू में किया गया था, अजरबैजान में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि COP30 सम्मेलन जो है इसका आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 को किया गया। सम्मेलन जो है ब्राज़ील के तटीय शहर बेलेम में किया गया था। तो यानी ब्राज़ील देश में जो है COP30 सम्मेलन आयोजित हुआ, जो कि बेलेम शहर में हुआ। COP29 का आयोजन जो है 2024 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो कैस्पियन सागर है, तो इधर है जॉर्जिया, यहाँ है अजरबैजान, यहीं पर है अर्मेनिया और नीचे पूरा ईरान है। तो ये जो अजरबैजान है इसकी सीमा इस कैस्पियन सागर को टच करती है। तो इसकी राजधानी यहाँ पर बाकू इसी के बगल में है। तो यहीं पर ये हुआ था। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में विचार कीजिए। चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार कीजिए। इसका आयोजन 10 से 12 सितंबर 2025 को इटली तथा जापान की सह अध्यक्षता में हुआ। आयोजन स्थल जो है रोम इटली में हुआ था। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ। ये जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ? रोम इटली में इसका आयोजन किया गया तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का। और सह अध्यक्षता 2 देशों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, एक तो इटली और दूसरा जापान। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 में चेन्नई में किया जाएगा। तो ये याद रखिए, अभी जो है चौथा जो भी हुआ है ये रोम इटली में हुआ और अब जो होगा ये चेन्नई में होगा 2027 में। अब देखिए सितंबर माह के प्रमुख दिवसों के संदर्भ में आपको विचार करना है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर है। हिंदी दिवस 14 सितंबर है। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही चीज़ों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं हर साल। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कहूँगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप एक पर्यटन दिवस याद रखिए, यानी कि 27 सितंबर। ये 4 आप याद रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। पुस्तक और लेखक के संदर्भ में आपको चेक करना है कि ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी, ये आचार्य प्रशांत लिखे हैं क्या? 12 ईयर्स माय मेस्ड अप लव स्टोरी, ये चेतन भगत लिखे हैं। द अयोध्या अलायंस, ये अश्विन सांघी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी, ये आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी।
12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी, ये चेतन भगत लिखे हैं। द अयोध्या अलायंस, अश्विन सांघी लिखे हैं। हैप्पीनेस हैपेंस, ये रॉबिन शर्मा लिखे हैं। हैप्पीनेस हैपेंस, रॉबिन शर्मा। विकसित भारत, इंडिया @2047, ये आदित्य पिट्टी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इसको आप याद रख लीजिए। आचार्य प्रशांत कभी अपॉलोजी नहीं करते हैं। और लव स्टोरी, चेतन भगत जो है युवा लेखक हैं, तो लव स्टोरी से जुड़ा चीज़ लिखते हैं। अयोध्या जो है जो आरएसएस है, संघ के व्यक्ति अयोध्या काफ़ी जाते हैं, तो द अयोध्या अलायंस, अश्विन सांघी, संघ याद रख लीजिए। हैप्पीनेस हैपेंस, ये रॉबिन शर्मा है। रॉबिन हुड हमेशा हैप्पी रहा करते थे। और उसके बाद देखिए विकसित भारत, इंडिया 2047, आदित्य पिट्टी। तो जो अभी आदित्य नाम के लेखक जो डायरेक्टर हैं, वो अभी हाल फिलहाल में धुरंधर मूवी शायद उनके डायरेक्टर हैं, तो वो विकसित भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने मूवी से, तो इसको याद रख लीजिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। देखिए, सैन्य अभ्यास मैत्री के संबंध में विचार कीजिए। यह भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। मैत्री नाम का जो सैन्य अभ्यास है, ये मैत्री, ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। 2025 में इसका 14वां संस्करण जो है आयोजित हुआ। 2025 संस्करण का आयोजन मेघालय के उमराई में हुआ। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैत्री नाम का जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ। इसकी शुरुआत 2006 में ही हुई थी। 2025 में जो 14वां संस्करण हुआ है, ये 14वां संस्करण था, और ये आयोजन कहाँ हुआ? मेघालय में, और मेघालय में भी उमराई में। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। देखिए, युद्ध अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास कुछ है, इसके संदर्भ में देखिए, यह भारत और अमेरिका, यानी युद्ध अभ्यास नाम ही है, युद्ध अभ्यास ये नाम ही है किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, युद्ध अभ्यास जो है ये भारत अमेरिका के बीच होता है। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। 2025 में इसका 21वां संस्करण आयोजित हुआ। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि युद्ध अभ्यास नाम का जो युद्धाभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। शुरुआत 2004 में हुई थी, और 2025 में इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया। और ये संस्करण कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका में जो अलास्का है वहाँ पर हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कनाडा, ये अमेरिका है, ये कनाडा है, और कनाडा के ही बगल में ये अलास्का है। तो इस जगह पर ही जो है ये दोनों अमेरिका का ही पार्ट है। तो यहाँ पर ही ये हुआ है युद्धाभ्यास। ठीक है, अब देखिए पैसिफिक रीच अभ्यास 2025, पैसिफिक रीच एक्सरसाइज के संदर्भ में आपको विचार करना है। देखिए, पैसिफिक रीच युद्धाभ्यास जो है ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर हुआ। भारत की ओर से INS निस्तार ने इसमें भाग लिया। तो सारा ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पैसिफिक रीच अभ्यास जो है ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, कई राष्ट्र इसमें मिलकर शामिल भाग लिया है। इसका आयोजन 15 से 22 सितंबर 2025 के बीच हुआ। आयोजन कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में। सिंगापुर में भी चांगी नेवल बेस के पास, और भारत की ओर से INS निस्तार जो है इसमें भाग लिया था। अब देखिए, अमोघ फ्यूरी अभ्यास, ये नाम है, अमोघ फ्यूरी अभ्यास। तो देखिए, यह भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। इसका आयोजन राजस्थान के थार मरुस्थल में हुआ। तो दोनों ही स्टेटमेंट में इसका करेक्ट है। देखिए, अमोघ फ्यूरी अभ्यास जो है भारतीय सेना के द्वारा, नौसेना नहीं बल्कि भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। इसका आयोजन राजस्थान के थार मरुस्थल में हुआ। अब देखिए, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के विदेशी परिसरों के संदर्भ में विचार कीजिए। IIM अहमदाबाद का पहला विदेशी परिसर दुबई में हुआ है, स्थापित किया गया है। तो IIM अहमदाबाद दुबई में। IIT दिल्ली जो है इसका पहला विदेशी परिसर अबू धाबी UAE में किया गया स्थापित, और IIT मद्रास जो है इसका पहला विदेशी परिसर जो है तंजानिया में किया गया। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे है कि IIM अहमदाबाद जो है इसका पहला विदेशी परिसर कहाँ पर है? दुबई में। IIT दिल्ली जो है इसका पहला विदेशी परिसर अबू धाबी UAE में, और IIT मद्रास जो है इसका पहला विदेशी परिसर तंजानिया में स्थापित किया गया। याद रख लीजिए इसको। तो चलिए, उसके बाद देखिए, भूपेन हजारिका के स्मारक सिक्के के संदर्भ में विचार कीजिए। यह 100 रुपये का स्मारक सिक्का है। भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के अवसर पर जो है इसको जारी किया गया। यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
कि भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 रुपये का जो है 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। यह स्मारक सिक्का केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, किसी राज्य सरकार द्वारा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 56 पर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका आयोजन 25 से 28 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या था? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। इसका जो पार्टनर कंट्री है वो सऊदी अरब और न्यूजीलैंड था। तो सही स्टेटमेंट तीनों ही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 रिपोर्ट। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ, यानी कि ये सम्मेलन है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का जो सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, प्रगति मैदान में। इसका थीम क्या था? प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। पार्टनर कंट्री इसका कौन था? पार्टनर कंट्री सऊदी अरब था और न्यूजीलैंड था। और फोकस कंट्री कौन था? फोकस कंट्री जापान था, यूएई था, रसिया था और वियतनाम था। यानी पार्टनर जो है दोस्त कौन था? तो सऊदी अरब और न्यूजीलैंड, और फोकस कंट्री जापान, यूएई, रसिया और वियतनाम। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 57 पर आते हैं कि एशिया कप क्रिकेट 2025 के संदर्भ में विचार कीजिए। एशिया कप क्रिकेट 2025, देखिए यह 17वां एशिया कप टूर्नामेंट था। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। विजेता भारत बना और उप विजेता पाकिस्तान रहा। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि एशिया कप क्रिकेट 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। 17वां एशिया कप था ये, और पहला जो है आयोजन 1984 ईस्वी में किया गया था। इसको याद रखना है। अच्छा, भारत 9वीं बार विजेता बना है। भारत इसका विजेता बना, और विजेता भी बना तो कोई पहली दूसरी बार नहीं, 9वीं बार। और पाकिस्तान इसका इस बार हार गया, उपविजेता बना। फाइनल जो है 28 सितंबर 2025 को खेला गया था। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये तिलक वर्मा बने थे, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव रहे, जो कि 17 विकेट लिए थे। यानी प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल का तिलक वर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है कुलदीप यादव 17 विकेट, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये अभिषेक शर्मा को दिया गया, 314 रन ये बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 58 पर आइए। एशिया कप हॉकी 2025, वो था क्रिकेट और ये है हॉकी। तो एशिया कप हॉकी 2025 के संदर्भ में विचार कीजिए। यह आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ। 20 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच आयोजन किया गया। भारत विजेता बना और दक्षिण कोरिया इसका उप विजेता बना। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी क्रिकेट हो या हॉकी, एशिया वाला जो भी दोनों था उसमें भारत विजेता बना। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि एशिया कप हॉकी 2025 जो है इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया। यह प्रतियोगिता 20 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 के बीच आयोजित किया गया। इसमें कुल 8 टीमें जो है शामिल थी। भारत इसका विजेता बना और दक्षिण कोरिया जो है इसका उप विजेता बना। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है अभिषेक नयन और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किम जाओ हयान जो कि दक्षिण कोरिया के रहे। यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन? तो अभिषेक नयन, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो खिताब है वो दिया गया किम जाओ हयान, और ये किम जाओ हयान जो है कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। क्वेश्चन नंबर 59 पर आइए। विदेशी यूस्टोमा फूल के संदर्भ में आपको विचार करना है। एक फूल का नाम है यूस्टोमा, यूस्टोमा तो विदेशी है ये। तो यह ओडिशा में पहली बार खिला है। यह जेंटियन परिवार का सदस्य है। इसे संबलपुर जिले के सनातन पाली गांव में देखा गया। तो इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर दिया है कि विदेशी यूस्टोमा फूल जो है ओडिशा में पहली बार खिला है। यह उड़ीसा के संबलपुर जिले के सनातन पाली गांव में देखा गया। यह जेंटियन परिवार से संबंधित है, जेंटियन परिवार का सदस्य। अब देखिए कुछ एमसीक्यू को छोड़ के हम लोग यहाँ पर एक सीधा पॉइंट देख लेते हैं। एम्स दिल्ली जो है भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना जहाँ दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कहाँ पर किया गया, किस कॉलेज में? तो ये एम्स दिल्ली में, एम्स मेडिकल कॉलेज जो है, एम्स मेडिकल कॉलेज दिल्ली, एम्स दिल्ली में इसका व्यवस्था किया गया है। अब छात्रों को, रेजिडेंट, नर्स या फैकल्टी, इन सबको रोबोटिक सर्जरी का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलना अब आसान हो जाएगा। तो दा विंची रोबोटिक सिस्टम जो है एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है,
क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025। इसका आयोजन 8 से 9 सितंबर 2025 को हुआ। इसका थीम क्या था, वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग। यह अंतरिक्ष सहयोग से संबंधित है, तो इसका सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का आयोजन 8 से 9 सितंबर 2025 के बीच हुआ। अच्छा, उसके बाद देखिए इसका थीम क्या था, वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग। तो थीम था वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग। तो ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 62 है, वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में आपको विचार करना है। वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट दिया है कि यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो WMO है उसके द्वारा जारी किया गया। यह जल संसाधनों से संबंधित है, तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। देखिए दिया है कि वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में पेश किया गया, यानी कि स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट। तो वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया और वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति, उपयोग और चुनौतियों का विस्तृत आकलन देती है, जो दिखाती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी और अत्यधिक जल जैसे कि बाढ़ वगैरह की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे 2050 तक 5 अरब से अधिक लोग पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। और भारत जैसे देश प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारी गिरावट देख रहे हैं, जबकि कृषि उद्योग, घरेलू उपयोग में पानी की मांग बढ़ रही है, जिससे कृषि उद्योग और आम नागरिकों पर दबाव बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग देखिए वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो WMO के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। पल्लास बिल्ली, ये नाम है पल्लास कैट के संबंध में विचार कीजिए। इसे अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। यह शीत क्षेत्रों में पाई जाती है। IUCN में इसे लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया और उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दिया है कि पल्लास नाम का जो बिल्ली है, पल्लास मूल का बिल्ली, ये हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में इसको देखा गया है। यह शीत क्षेत्रों में पाई जाने वाली जंगली बिल्ली है और IUCN जो है इसमें इसको लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा भी खतरा नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संबंध में सही कथन चुनिए। इसकी घोषणा नवंबर 2023 में दुबई में की गई। क्या, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नवंबर 2023 में इसकी घोषणा दुबई में की गई। यह पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों से संबंधित है। इसमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए दिया हुआ है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये जो है इसकी घोषणा नवंबर 2023 में दुबई में की गई। यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण यानी कि NDA के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। इसका गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत गठित हुआ। इसमें कुल 21 सदस्य जो है ये होंगे। तो इसका सारा ही स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण यानी कि द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी NDA। तो द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी NDA एक सरकारी संस्था है जो भारत में कार्बन बाजारों और उत्सर्जन व्यापार यानी कार्बन ट्रेडिंग को विनियमित करने के लिए स्थापित की गई है, जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं को अधिकृत और निगरानी करती है, ताकि देश के जलवायु लक्ष्यों जैसे कि 2030 तक जो है कार्बन तीव्रता को 45% कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त किया जा सके और निम्न कार्बन विकास को बढ़ावा दिया जा सके, जिसके लिए पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति कार्य करती है। राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण का गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसमें कुल 21 सदस्य होंगे और अध्यक्ष पर्यावरण मंत्रालय के सचिव होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। असम में गिद्ध संरक्षण के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। यह असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। तो बिल्कुल सही जवाब है सारा ही। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि
असम सरकार द्वारा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो बाकी जो है यही चीज़ है कि असम सरकार द्वारा शुरू किया गया वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, सारा चीज़ वही है। यानी कि गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है हाल फिलहाल में असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और भारत का ये पहला ही है। तो यही आपका मेन पॉइंट था। चलिए, बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का संबंध जो है इस संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र है। यह असम के गोलाघाट जिले में स्थापित किया गया। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र असम के गोलाघाट जिले में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला ही है बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र, ये असम के कहाँ पर स्थापित किया गया? गोलाघाट में। और विश्व बांस दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। द प्रोडक्शन गैप इंडेक्स रिपोर्ट यानी उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में विचार करना है। द प्रोडक्शन गैप इंडेक्स रिपोर्ट, यह रिपोर्ट स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान यानी IISD और क्लाइमेट एनालिटिक्स के द्वारा जारी किया गया। 2030 तक जीवाश्म ईंधन उत्पादन 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से 120% अधिक होगा और 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य की तुलना में यह 77% अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रोडक्शन गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2025 स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान IISD और क्लाइमेट एनालिटिक्स के द्वारा जारी किया गया। स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान IISD और क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जो है नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है लक्ष्य से 120% अधिक होगा। यह 2 डिग्री सेल्सियस सीमा से 77% अधिक होगा। तो ऐसा ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान रख लेना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है ना, यानी कि द प्रोडक्शन गैप इंडेक्स रिपोर्ट उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जो है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान IISD और क्लाइमेट एनालिटिक्स के द्वारा जो है इसको जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि पेरिस जलवायु लक्ष्यों के संदर्भ में विचार कीजिए कि कोयले से ऊर्जा उत्पादन 2040 तक कम करना आवश्यक है। तेल और गैस उत्पादन 2050 तक 75% की कमी आवश्यक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है पेरिस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोयले से ऊर्जा उत्पादन 2040 तक जो है कम करना आवश्यक है। यानी कि पेरिस में जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा सम्मेलन हुआ था, कॉप सम्मेलन, तो उसके तहत जो है 2040 तक कोयला से ऊर्जा उत्पादन को जो है कम करना आवश्यक है। तेल और गैस उत्पादन को 2020 के स्तर की तुलना में 2050 तक 75% कम करना होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। मणिपुर चिड़ियाघर के संदर्भ में आपको विचार करना है। एशियाई विशालकाय कछुआ संरक्षण प्रजनन का एशियाई विशालकाय कछुआ संरक्षण प्रजनन का पहला सफल आयोजन हुआ। दूसरा, यह वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मणिपुर चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुआ संरक्षण प्रजनन का पहला सफल आयोजन किया गया। यानी कि मणिपुर का जो चिड़ियाघर है वहाँ पर जो कछुआ है यानी कि एशिया वाला विशालकाय कछुआ, उसके संरक्षण के लिए प्रजनन का जो है पहला सफल आयोजन किया गया, प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। यह कार्यक्रम वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब देखिए यहाँ पर कुछ अब क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हर चीज़ का क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको कुछ स्टेटमेंट के ही रूप में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप अभी हाल फिलहाल में हुआ है। 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप वेट लिफ्टिंग अगस्त 2025 में ये गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ। और भारत का प्रदर्शन इसमें क्या था कि भारत ने सीनियर वर्ग में कुल 13 पदक भारत जीता, जिसमें 4 स्वर्ण था, 6 रजत था और 3 कांस्य था और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि गुजरात के अहमदाबाद में जो वेट लिफ्टिंग जो हुआ है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, उसमें भारत कितना पदक जीता? तो 13 पदक जीता, जिसमें से 4 स्वर्ण है, 6 रजत है और 3 कांस्य है और भारत का रैंक 1 है। पदक तालिका में जो है मलेशिया, नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। तो मलेशिया जो है इसका दूसरा स्थान आया, नाइजीरिया जो है इसका तीसरा स्थान आया और जो
ऑस्ट्रेलिया है, इसका इसमें चौथा स्थान आया। तो इसको याद रखिए, मलेशिया दूसरे नंबर पर था, भारत इसमें फर्स्ट रैंक लाया। प्रमुख भारतीय पदक विजेता कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू जो है, इन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जो है ये जीती। इसमें टोटल जो 4 स्वर्ण है उसमें से 1 स्वर्ण मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। बाकी जो स्वर्ण है उसमें एक अजीत नारायण के द्वारा जीता गया, अजिया बाबू वल्लूरी के द्वारा और ऋषिकांत सिंह, ये चारों व्यक्ति के द्वारा जो है, चारों वेट लिफ्टर के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया। मीराबाई चानू, अजीत नारायण, अजिया बाबू वल्लूरी और ऋषिकांत सिंह, इसको याद रखिए। अगला एक पॉइंट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो जापान में भी संपन्न हुआ है। ये एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ सम्मेलन था, तो एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ ये आयोजन था जो कि टोक्यो में हुआ है, जापान में। अब इसमें रैंक 1 किसका आया? तो अमेरिका का फर्स्ट रैंक आया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, सेकेंड रैंक कीनिया का आया और थर्ड रैंक कनाडा का आया। भारत ने टोक्यो में आयोजित 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई पदक नहीं जीता। भारत एक भी पदक नहीं जीत पाया, इसलिए मेडल तालिका में भारत का कोई स्थान नहीं आया, यानी कि भारत को कोई रैंक नहीं दिया गया। भारत के एथलीटों ने स्वयं के प्रदर्शन में भाग लिया, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के बिना भारत मेडल टैली में सूचीबद्ध नहीं हुआ। भारत के शीर्ष प्रदर्शन में सचिन यादव ने भाला फेंक में चौथा स्थान प्राप्त किया। सचिन यादव जो हैं भाला फेंक में इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ और नीरज चोपड़ा का काफ़ी बुरा प्रदर्शन रहा। नीरज चोपड़ा जो है इसमें 8वें स्थान पर थे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इस यानी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप वाला जो प्रतियोगिता है, रैंक 1 अमेरिका का है और भारत को कोई रैंक नहीं मिला है। भारत को पदक तालिका में सूचीबद्ध किया ही नहीं गया क्योंकि भारत कोई पदक नहीं जीता। और अगला जो अब ये चैंपियनशिप होगा ये 2027 में होगा, बीजिंग चाइना में। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के हम लोग विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी वर्तमान में 2025 वाला हुआ कहाँ? टोक्यो जापान में, और अगला 2027 वाला जो होगा ये कहाँ पर होगा? बीजिंग चाइना में। देखिए स्मृति मंधाना जो है ये चर्चा में है, तो स्मृति मंधाना जो है हाल ही में 2025 में महिला वनडे इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगा दी है ये, यानी कि मात्र 50 गेंद में अपना शतक ये पूरा की स्मृति मंधाना। तो जो उन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये शतक लगाई, यह किसी भी भारतीय महिला का सबसे तेज शतक है। तो कोई भी भारतीय महिला का ये सबसे तेज शतक है। विश्व में प्रथम स्थान मेग लैनिंग का है, यानी कि ये तो दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि सबसे तेज शतक लगाई। और फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है जो मात्र 45 गेंद में ही जो है शतक लगाई थी। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज, यानी कि स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया और तीनों फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट था। अब देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 पे आइए। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 ये दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में संपन्न हुआ, 5 से 12 सितंबर तक आयोजित किया गया। तो तीरंदाजी वाला जो चैंपियनशिप है दक्षिण कोरिया में हुआ, जिसमें भारत ने पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। यानी कि भारत जो है इसमें पहला पुरुषों वाली प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक जीता। और इसमें शामिल कौन सब थे? तो ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे, ये सब के द्वारा जो है ये जीता गया। और मिश्रित कंपाउंड टीम में रजत पदक भारत को हासिल हुआ। इसको मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। देखिए विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में 5 से 12 सितंबर को आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, जिसमें ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे ये सब शामिल थे। मिश्रित कंपाउंड में भारत जो है रजत पदक भी जीता, यानी कि स्वर्ण भी जीता गया भारत के द्वारा और रजत भी जीता गया। अब देखिए दक्षिण कोरिया पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, तो इसमें जो है सबसे रैंक 1 किसका था? तो दक्षिण कोरिया जो है वो शीर्ष पे रहा। भारत जो है, भारत ने कुल 2 पदकों के साथ फ्रांस के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। तो दक्षिण कोरिया रैंक 1 और भारत जो है 4th
स्थान प्राप्त किया और फ्रांस का भी 4th रैंक आया। तो देखिए इस तरह से हम लोग जो है टोटल जितना भी करंट अफेयर्स था इस मंथ का सारे ही को हम लोग कवर किए। और अब जो नवंबर 2025 का जो प्रतियोगिता दर्पण से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हुआ। इसमें मैं कोशिश किया हूँ कि सारे ही करंट अफेयर्स को मैं कवर कर दिया हूँ, जितना भी टॉपिक उसमें डाला हुआ है सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हो चुका है ये। तो आप बार बार इसको देखिए जितना ज़्यादा हो सके। और मेरी उम्मीद है कि करंट अफेयर्स अगर प्रतियोगिता दर्पण पर आधारित आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आपका बनना चाहिए, क्योंकि कोई पॉइंट जो आपके काम का हो उसको मैं नहीं छोड़ा हूँ। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इससे लाभ उठाइए। और एक बात निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है इससे। और आप लाइक नहीं करते हैं, यूज़ किए और सुने, हो सकता है आप मेरी तारीफ़ भी करते हो, लेकिन एटलीस्ट वो दिखना चाहिए। आपकी जो बातें हैं वो मेरे तक पहुंचनी चाहिए, वो लाइक के ही माध्यम से पॉसिबल है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि इससे जो है जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा बाकी स्टूडेंट्स के बीच। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बिना सब्सक्राइब करे आप वीडियो ना देखें। वीडियो देखा मतलब सब्सक्राइब आपको निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, ताकि जो भी यूज़फुल कंटेंट मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।